Hello student, I am R.K. Gupta. Today I am going to discuss about dual nature of matter and radiation. In this video, we also include Planck's quantum law, matter wave, de Broglie equation, Davison-Germer experiment, Heisenberg uncertainty principle, Max Born rule. First of all, I am going to discuss about the Maxwell's electromagnetic theory of light. मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ लाइट में के पहले क्या था, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी दी गई थी, जिसमें उन्होंने कंसीडर किया था कि जो लाइट होती है वह पार्टिकल के फॉर्म में होती है, और बाद में हाइगन्स ने कहा कि नहीं, ये वेव्स के फॉर्म में होती है। बाद में मैक्सवेल ने प्रेडिक्शन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जनरेट होती है उसका स्मॉल पार्ट क्या होता है, लाइट होता है, जो विजिबल होता है, जिसका जो वेव लेंथ है वो 4000 एंगस्ट्राम टू 7800 एंगस्ट्राम या 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर के बीच होते हैं। यदि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है, ऑसिलेटिंग फील्ड्स लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। यहाँ दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड ई, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोपोगेट होती है इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। वैक्यूम प्रोपोगेशन, अनलाइक मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम एंड कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। जैसे साउंड वेव के प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कहाँ वैक्यूम में प्रोपोगेट हो सकती हैं, और यदि कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में इनकी वेलोसिटी चेंज होती है। Transverse nature, these waves are transverse, meaning the field oscillations occur at a right angles to the direction of travel। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किस नेचर की है, ट्रांसवर्स नेचर की हैं। सोर्स ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेज। ये कोई भी चार्ज यदि एक्सेलरेट हो रहा है, इट में भी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, जैसे एक्सेलरेट होता है तो क्या डेवलप करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप करता है। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी ऑफ रेडिएशंस आर लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेव्स में हमको पता चलता है कि हम इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे फिनोमिनन को इजी वे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, क्रॉम्पटन इफेक्ट हो, तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। देन सेकंड थियरी कम प्लांक्स थियरी ऑफ रेडिएशन। प्लांक्स क्वांटम थियरी में इन्होंने क्या कहा, प्लांक्स क्वांटम थियरी में कहा कि जो रेडिएशंस होते हैं ये रेडिएशंस आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट आर कॉल्ड क्वांटा। प्लूरल में इसे क्वांटा कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म में इसे क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। तो इसके मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी और क्वांटा। अनलाइक क्लासिकल थियरी विच व्यूड energy as continuous, Planck proposed that atoms emit or absorb energy only in discrete packets called quanta. In the context of light, these are known as photons। यदि हम दूसरे वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें हम क्वांटा कहेंगे, प्लूरल फॉर्म है, और सिंगुलर फॉर्म इसका क्वांटम है, और जब लाइट के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करेंगे तो इसी क्वांटा को हम क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेशन क्या होता है, द एनर्जी ई ऑफ सिंगल क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी एनर्जी रेडिएशन की इंक्रीज हो जाएगी, एंड E equals h in here, h is Planck constant and whose value is 6.626 into 10 raised power minus 34 joule second। And here for quantum we know that whole number of multiple, a body can only emit or absorb energy in integer multiple of a quanta, mean E equal to h n h nu, where n equal to 1 2 3, it's 1.5 2.5 3.1 value is not
आर फिजिकली इम्पॉसिबल, मीन्स इसके इंटीजर्स वैल्यू पॉसिबल होंगे एच न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू एंड सो ऑन, और इसके 1.5 या 2.5 h न्यू एनर्जी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो प्लांक ने एनर्जी को भी क्या किया, क्वांटाइज्ड कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज? इन्होंने कहा कि एनर्जी क्या होते हैं, ये स्मॉल पैकेट्स के, और इनमें इनके इंटीजर्स नंबर होंगे, फ्रैक्शन नंबर नहीं आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जैसे ही कोई सुटेबल लाइट बीम किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यदि ये एनर्जी इतनी है कि वर्क फंक्शन की इक्वल हो, तो इलेक्ट्रॉन इससे एजेक्ट आउट होते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? लेट्स define. Photoelectric effect is the phenomenon in which electrons are emitted from the surface of a metal when light of sufficiently high frequency falls on it. मीन्स यहाँ पर ये फिक्स होता है कि ये जो मेटल है या जो कोई सरफेस है, इसके लिए दो चीज़ें जरूरी है, एक वर्क फंक्शन, और दूसरा जो ये लाइट बीम है, लाइट बीम मस्ट बी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन लाइट हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मीन किसी भी सरफेस से एनर्जी तभी, रेडिएशन तभी, इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होंगे जब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन हो। और जो थ्रेशोल्ड जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। मीन फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया किससे, प्लांक क्वांटम थ्योरी से। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सेकंड आपका क्रॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है, और थर्ड जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन प्लांक क्वांटम थ्योरी में एक प्रॉब्लम है, इसके द्वारा पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस और डिफ्रेक्शन जैसे फिनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। Then new theory will come, dual nature of radiations. Dual nature of radiations means that radiation shows both wave like and particle like behavior depending on how it is observed or used. This is a key idea in modern physics. Wave nature of radiation: interference, light produces bright and dark fringes; diffraction, being a bending of light around obstacles; and polarization shows that light is a transverse wave. पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन कहाँ से प्रूफ होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाई एनफ। Compton effect, X-ray collide with electrons like particles, and black body radiation energy is emitted in discrete packets. तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो रेडिएशंस है वो कैसे बिहेवियर शो करते हैं, पार्टिकल के साथ साथ वह वेव नेचर शो करते हैं, और इसको कहते हैं डुअलिटी ऑफ रेडिएशन। मीन्स डुअलिटी ऑफ रेडिएशन में क्या होगा, ये वेव भी बिहेव करेंगे, और ये द डुअल नेचर ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा नेचर प्रपोज किया कि जो रेडिएशंस के कौन से नेचर होते हैं, डुअल नेचर। रेडिएशंस कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली एज अ ओनली वेव और ओनली अ पार्टिकल। इट एग्जिबिट वेव पार्टिकल डुअलिटी, बिहेविंग एज अ वेव इन प्रोपगेशन फिनोमेना। जब कोई वेव प्रोपगेट होती है किसी मीडियम में, तो उस समय इसका जो नेचर होता है वह वेव नेचर है। इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, और आपका जो पोलराइजेशन को वेव नेचर के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। अ पार्टिकल इन इंटरेक्टिंग विथ मैटर, जैसे ये जो इलेक्ट्रो में जो रेडिएशन से जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करता है, तो इसका पार्टिकल नेचर क्या होता है, शो होता है। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। मीन रेडिएशंस क्या होते हैं, फोटॉन के जैसे भी बिहेव करते हैं, एनर्जी बंडल होते हैं, और दूसरा इसमें वेव फॉर्म भी होता है।
डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब लुइस डी ब्रॉगली आए और अच्छा, डी ब्रॉगली को मेरे मुंह से हमेशा डी ब्रॉगली निकलेगा, एक्चुअली में ये डी ब्रॉय है, डी ब्रॉय। तो मैं हमेशा बार बार मैं डी ब्रॉगली बोलूँगा, लेकिन एक्चुअली में द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डी ब्रॉय। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर, एक कॉन्सेप्ट आया, डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जिस प्रकार रेडिएशंस में डुअलिटी होती है, तो जो स्मॉल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मालिक्यूल्स, जब यह प्रोपगेट करते हैं, मूव करते हैं, तो इनमें भी वेव नेचर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है नेचर में सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री होती है। यदि रेडिएशन में डुअल नेचर है तो हमारे पार्टिकल में भी डुअलिटी होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ मैटर। Louis de Broglie proposed that every moving material particle has a wave associated with it called a matter wave or de Broglie wave। क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था? डी ब्रॉगली ने किया था। तो मैटर वेव कहेंगे, मैटर वेव को डी ब्रॉगली। वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव, जो वेव्स होती हैं उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वह उसकी वेव लेंथ है। तो द वेव लेंथ लेमडा एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल इज लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, वेयर पी इज द मोमेंटम और पी इक्वल टू एम वी। So lambda equal to h upon mv, where h is Planck constant and p is the momentum. Here m is the mass of a particle and v is its velocity. Now let's see properties of matter waves। डी ब्रॉगली वेव की इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वन बाय वन करके देखते हैं। एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, डी ब्रॉगली वेव मैटर वेव्स आर एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग मटेरियल। ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम जैसे स्मॉल पार्टिकल से क्या होती है? अटैच होती है। अच्छा, जब ये पार्टिकल मूव करेंगे तभी क्या होगा? ये जो डी ब्रॉगली वेव होगी वो अटैच होगी। नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से डेवलप होती हैं, जबकि जो मैटर वेव होती हैं वो पार्टिकल चार्ज और अनचार्ज यदि मूव कर रहा है तो डेवलप होंगे। मैटर वेव आर डिफरेंट फ्रॉम लाइट वेव्स। दे आर प्रोबेबिलिटी वेव्स, नॉट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इन नेचर। वेव लेंथ डिपेंड ऑन मोमेंटम। द वेव लेंथ इज गिवन बाई एच lambda equal to h by p. It decreases as the momentum increases. Show wave phenomena. Matter waves exhibit diffraction and interference as observed in electron diffraction experiment. Independent of charge, matter wave exist for both charge and neutral particle, for example electrons and neutrons। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? एक्सेलरेट करेगा, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप होंगे। Similarities between matter waves and electromagnetic waves। Similarities between matter waves, electromagnetic waves and mechanical waves। तीनों वेव्स में क्या चीज़ है? तो वेव्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो वेव लेंथ है। तो वेव बिहेवियर, ऑल थ्री शो वेव फिनोमेना सच एज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, कैरेक्टराइज्ड बाय वेव पैरामीटर्स। All have wavelength, frequency and amplitude as basic properties। These are basic properties of wave। तो चाहे वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे मैकेनिकल वेव हो, मैकेनिकल वेव साउंड है, और या मैटर वेव है, ये सभी में क्या होगा? वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, एम्पलीट्यूड होगा, बेसिक प्रॉपर्टी है। एनर्जी ट्रांसफर, ईच टाइप ऑफ वेव इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी एंड मोमेंटम। कोई भी एनर्जी, जैसे कि हम एक स्टोन को स्टील वाटर में थ्रो करते हैं तो वहाँ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो ये क्या अपने साथ ट्रांसफ़र करते हैं? दो चीज़ें ट्रांसफ़र करती है, एक एनर्जी और दूसरा मोमेंटम। तो तीनों वेव में ये प्रॉपर्टीज होती है क्या, कि ये अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। व्हाट इज़ द की पॉइंट? अब यहाँ हम देखेंगे डिफरेंसेस क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स में मेन डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट वन हम देखेंगे नेचर। एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, ये क्या मैटर वेव कब डेवलप होगी? कोई भी पार्टिकल यदि मूव करता है तो उसमें मैटर वेव होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब डेवलप होंगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप होगी। मैकेनिकल वेव ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन अ मीडियम, किसी मीडियम में जैसे पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो मैकेनिकल वेव डेवलप होती हैं। मीडियम रिक्वायर्ड, नो मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड। मैटर वेव के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये नो मीडियम रिक्वायर्ड, लेकिन किसी मीडियम में भी ये ट्रेवल कर सकती हैं।
मैटर वेव किसी मीडियम में ट्रेवल नहीं करेंगी, जबकि मैकेनिकल वेव जैसे साउंड वेव है इसके लिए मीडियम या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस, डिफरेंट मीडियम होगा, और जो इस पर डिपेंड करेगी। जो स्पीड होगी डिपेंड्स ऑन पार्टिकल वेलोसिटी, किस जो पार्टिकल है किस वेलोसिटी से मूव करता है। मैटर वेव की मोर देन क्या होती है, जो जो पार्टिकल एक जिस वेलोसिटी से चलता है तो मैटर वेव थोड़ा सा उससे आगे रहती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कांस्टेंट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो मैकेनिकल वेव है डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, किस बात पर, उसकी डेंसिटी पर, इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेंगे, मीडियम की डेंसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है जिस मीडियम में ये प्रोपोगेट करेंगे। टाइप्स ऑफ वेव, प्रोबेबिलिटी वेव्स, इन्हें हम मैटर वेव्स को क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी वेव्स कहेंगे। मीन्स यदि कहीं पर मैटर वेव है वहाँ पर कोई किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं, जबकि मैकेनिकल वेव क्या होता है, कैन बी लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दोनों हो सकती हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैटर वेव्स क्या इतनी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM or SEM uses the short wavelength of high energy electrons much smaller than light to achieve much higher magnification and resolution, revealing fine details in materials and biological samples। जो मैटर वेव होती हैं, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड मैटर वेव होती हैं, उनकी जो वेव लेंथ होती है 1 लाख टाइम्स लेस देन होती हैं किसके कंपेयर में, लाइट की वेव में। तो इससे जो इमेज मिलती है वो क्या होती है, मैग्नीफाइड होती है और हाई रिजॉल्विंग होती है। तो एटम या मॉलिक्यूल या वायरस जैसे स्मॉल पार्टिकल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को इजी वे से स्टडी की जाती है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप exploits quantum tunneling where electrons tunnel through a potential barrier to map surface at the atomic level, creating detailed 3D image। 3D image बनाने के लिए STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता है मैटर वेव का यूज करके। Electron neutron diffraction, analyzing how electron or neutron waves scatter off crystals reveals their atomic arrangement, crystal structure, similarly to X-ray diffraction but sensitive to different elements and magnetic properties। Atom interferometry uses the interference of atomic matter waves to measure tiny charges in gravity, rotation or magnetic field, leading to highly sensitive sensors for navigation and fundamental physics। Neutron scattering, small angle and reflectometry, techniques that use neutron matter waves to probe the structure of a disordered system, thin films, light elements and magnetic moment, complementing X-ray studies। These are some important use of matter waves or de Broglie waves। मैटर वेव्स आंट सीन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आपकी जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनके मास मोर देन होता है, मूविंग बॉल है, मूविंग कार है, मूविंग मैन है, ये इनकी हम जानते हैं कि जो लेमडा होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मीन इनसे जुड़ा हुआ जो मास, इनका जो मास है वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत कम होगा। तो जो वेव इनसे एसोसिएट होगी वो बहुत लेस होगी, टाइनी होगी, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो मैटर वेव्स aren't seen in daily life. This is the important question. The de Broglie wavelength of an object is inversely proportional to its momentum. This means lambda equal to h upon mv. For large object mass m and momentum p equal to mv huge, so lambda become extremely small, practically zero. This tiny wavelength means wave properties like interference and diffraction are undetectable in everyday objects। Only microscopic particles like electrons have wavelengths large enough to show wave behavior। तो ये जो डेली लाइफ में जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं ये वेव नेचर को शो नहीं करते हैं। वेव नेचर तो एसोसिएट होता है लेकिन इस वेव लेंथ इतनी कम होती है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, पी इक्वल टू एम वी मास इंटू वेलोसिटी के टर्म में है, यह मोमेंटम के टर्म में है। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम के यहाँ के काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। और यदि कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल है तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यू चार्ज आना है, मास है, ये
चार्ज ऑन पार्टिकल का चार्ज है और ये पार्टिकल का मास है। डिराइव करने के लिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, ये प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि E इक्वल टू एच न्यू, फोटॉन से जो एसोसिएट एनर्जी होगी E इक्वल टू एच न्यू होगी, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होगा, E इक्वल टू एच न्यू, यहाँ H प्लांक कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस है E इक्वल टू mc², यहाँ C क्या स्पीड ऑफ लाइट है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट h न्यू इक्वल टू mc², बट वी नो दैट न्यू इक्वल टू c बाई लेमडा, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ of radiation. So hc by lambda equal to mc², here c get cancel out, so h by lambda equal to mc, and here mc, this is the momentum of photon, mc equal to momentum of photon, that is given by p. So lambda equal to h by mc or lambda equal to h by p, mc के स्थान में this is the p is the momentum for फोटान के लिए। यदि फोटान के अलावा कोई दूसरे पार्टिकल हैं तो जिसका मास m हो और वेलोसिटी क्या हो, v हो, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, मोमेंटम p इक्वल टू एम वी, और यहाँ से मास एवं वेलोसिटी, तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m और लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। मीन्स यदि पार्टिकल स्मॉल है तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी, और v स्मॉल है, यहाँ ध्यान रखना है, यदि v 0 हो जाएगा तो लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा। मीन्स यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उससे डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव एसोसिएट नहीं होगी, क्योंकि लैम्डा इनफाइनाइट होगा। अब हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखेंगे कि जो हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv² है, मास है, v वेलोसिटी है, के m से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, सो m के इक्वल टू हाफ mv², वी नो दैट p इक्वल टू mv, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p² होगा, तो p² इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m के होगा, p इक्वल टू √2m के। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इक्वल टू h बाई p की वैल्यू पुट करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m के। दिस इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, और ये जो के होगा वो काइनेटिक एनर्जी वो क्यू इंटू वी होगा। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पी इक्वल टू √2m के में हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m क्यू वी। अब यहाँ यदि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम करेंगे, और यहाँ प्रोटॉन का मास रखेंगे 1.66 10⁻27, और यदि इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो क्यू होगा ई होगा, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg है। सिमिलर वे से हम प्रोटॉन के लिए भी कैलकुलेट करें। प्लांक कांस्टेंट क्या है, इक्वल टू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड है। यदि हम लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन में पुट करें तो ये मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन √v, दिस इज द एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। यदि इसको नैनोमीटर में करेंगे तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं 100 वोल्ट के लिए, तो 100 वोल्ट का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 होगा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा 1.22। दिस इज द अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 1.227 एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी। आजकल जनरली इसको हम एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर में मेजर करेंगे, तो नैनोमीटर क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 0.1227 नैनोमीटर होगा। अब ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने बताया कि जब कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनमें कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर शो करते हैं। डेविसन और गर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, डेविसन और गर्मर ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जब इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल निकल क्रिस्टल से कोलाइड करते हैं तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटलमेंट ऑफ द डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट। ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ इसको हीट करते हैं, कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक बीम निकलेगा, एक बीम के रूप में यहाँ एनोड है, और ये बीम के रूप में इसको ले जा करके क्या, ये निकल क्रिस्टल पे कोलाइड कराएंगे। जैसे निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन बीम कोलाइड होगा
तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्रैक्ट होगा। जैसे ये डिफ्रैक्ट होगा तो यहाँ डिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन बीम आएगी। यहाँ पर ये मूवेबल डिटेक्टर है जो गैल्वेनोमीटर से अटैच रहता है, और जितनी इलेक्ट्रॉन बीम आती है तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, मूवेबल डिटेक्टर से इसको गैल्वेनोमीटर से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम वोल्टेज क्या करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू इन दोनों के बीच वोल्टेज को चेंज करते हैं, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और ये ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो 44 वोल्ट पर ये ग्राफ है, थोड़ा सा बम्प मिल रहा है, 48 पर ये बम्प बढ़ रहा है, 54 पर ये मैक्सिमम हो रहा है। तो जैसे 54 पर मैक्सिमम होगा फिर 64 पर रिड्यूस होगा, 68 वोल्ट पर और रिड्यूस होगा। तो जो 54 पर तो जो फाई है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन वह क्या मिल रहा है, 50 डिग्री मिल रहा है। तो यहाँ पर याद रखना है कि 54 हम जो वोल्टेज अप्लाई कितने किए थे, 54 किया था। सपोज वी इक्वल टू 54 वोल्ट, निकल लैटिस स्पेसिंग के लिए डी की वैल्यू क्या होती है, 0.215 नैनोमीटर या 2.15 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगी। मेजर्ड एंगल क्या है, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, ऑर्डर यानी इक्वल टू 1। तो कैलकुलेट करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल लेमडा की वैल्यू सॉल्व करते हैं, 2 इंटू ये वैल्यू सॉल्व की गई, तो दिस विल गेट कैलकुलेटेड। ये थ्योरेटिकल वैल्यू जो मिली वो क्या मिल रही है, 1.65 इंटू 10⁻10 मीटर, मीन्स लगभग ये जो डेविसन और गर्मर ने इसको एक्सपेरिमेंटली सॉल्व किया तो 1.65 एंगस्ट्रॉम यह वैल्यू मिल रही है। कैलकुलेट थ्योरेटिकल वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो थ्योरेटिकल वैल्यू कहाँ से आएगी, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है, लैम्डा इक्वल टू h/√2m³ इलेक्ट्रॉन के लिए मास रखेंगे 9.1 10⁻31 kg, क्यू क्या रखेंगे 1.6 10⁻34, और यहाँ जो वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है वो 54 है, और एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻32। इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू आती है 1.67 10⁻10 मीटर या 1.67 एंगस्ट्रॉम। यहाँ देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू लेमडा 1.65 एंगस्ट्रॉम है और थ्योरेटिकल वैल्यू 1, ये दोनों वैल्यू अप्रॉक्स सेम है, ये तो वैल्यूज क्लोजली मैच, कन्फर्मिंग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे डेविसन और गर्मर ने प्रूफ किया कि जो लुईस डी ब्रॉगली कहते कि जब कोई पार्टिकल, छोटे पार्टिकल मूव करते हैं तो उनमें कौन सी वेव होती है, मैटर वेव होती है, और ये जो मैटर वेव है तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि दोनों के वेव लेंथ क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से प्रूफ होता है डेविसन गर्मर का जो महत्वपूर्ण ये है कि इससे प्रूफ होता है कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उससे मैटर वेव एसोसिएट होती है। अब हम एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कब पता चला, जब अभी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना जाता था। तो जब पार्टिकल माना जाता था तो इसकी पोजीशन और मोमेंटम को या वेलोसिटी को हम एक साथ दोनों चीज़ बता सकते हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन और किसको, उसकी मोमेंटम या वेलोसिटी को एक साथ बताया जा सकता है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में उन्होंने कहा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन में कैसा नेचर आ गया, वेव नेचर आ गया, और वेव नेचर होने के कारण हम इसको पर्टिकुलर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बता पाएंगे। यदि हम इसकी तो देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली नो the exact position and momentum of a particle with absolute precision। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ हम एब्सोल्यूट वे से फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में अब वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, वेव नेचर शो करने के कारण दोनों चीज़ एक साथ हम एक साथ नहीं बता सकते हैं। द मोर प्रिसाइजली you know one, the less precisely you can know the other। मीन्स यदि हम क्या करते हैं, यहाँ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई एच प्लांक कांस्टेंट है। तो यहाँ यदि डेल्टा एक्स को हम प्रिसाइज करते जाते हैं तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा। यदि डेल्टा पी को हम जानते हैं तो डेल्टा एक्स क्या होगा, अननोन होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई, एंड दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि एक को हम प्रिसाइज करेंगे दूसरा अनप्रिसाइज हो जाएगा, और यदि हम एक्स को मेजर करते हैं तो डेल्टा पी अननोन रहेगा, ठीक है ना, या डेल्टा पी को हम प्रिसाइज करते हैं तो डेल्टा एक्स अननोन हो जाएगा। तो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, इसका क्या बेनिफिट क्या मिला, हाइजेनबर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है। शोज द फंडामेंटल लिमिट ऑफ द मेजरमेंट इन द क्वांटम मैकेनिक्स।
जो क्वांटम मैकेनिक्स लेवल में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे पार्टिकल पर हम जाते हैं, क्वांटम लेवल पर जाते हैं, तो ये हमको दोनों चीज़ को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता, जबकि क्लासिकल फिजिक्स में कहता है कि इन दोनों को मेजर किया जा सकता था। हाईलाइट द हाईलाइट्स द वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड द, यहाँ ये क्या हाईलाइट करता है कि जो पार्टिकल है उसमें वेव नेचर है और इसमें पार्टिकल वेव पार्टिकल डुअलिटी शो करता है। प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ क्वांटम पार्टिकल, जो पार्टिकल होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, किसी एक स्थान पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, हम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कोई पार्टिकल कहाँ हो सकता है। जैसे नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर के सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, तो इस प्रकार जो सर्कुलर ऑर्बिट का नील्स बोर का कॉन्सेप्ट था, हाइजेनबर्ग उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं। मोमेंटम कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, यहाँ से मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखें, ये क्या था, नील्स बोर का स्ट्रक्चर है। नील्स बोर ने कहा कि जो सेंट्रल पार्टिकल है वह क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कुलर पाथ होती हैं, ये डेफिनेट सर्कुलर पाथ होती हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और जो ऑर्बिट होंगी उन्होंने बताया कि जो इनका जो ऑर्बिट्स है, इनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल, एच अपान 2 पाई का क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल होगा, क्या होगा, जो एल होगा एम वी आर, वह एच अपान 2 पाई के एन टाइम्स होगा। मीन्स हम यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि इन्होंने नील्स बोर ने कहा कि इनकी फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे पार्टिकल हैं, इनमें वेव नेचर आ गया, वेव नेचर के कारण इनकी पोजीशन को हम एग्जैक्ट फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वह किसको कहता है कि नहीं, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एरिया होगी, सराउंडिंग होगी, स्पेस होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और इन्होंने इसका ऑर्बिटल कहा। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, हाइजेनबर्ग से आता है। दिस इज द एस ऑर्बिटल एंड दिस इज द पी ऑर्बिटल। यहाँ पर ये जो लोब्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ इस थ्योरी से लेकर के हम जो मॉडर्न विश्व में देख रहे हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आता है। मैक्स बॉर्न रूल, जो है मैक्स बॉर्न ने भी हाइजेनबर्ग के रूल को क्या किया, सपोर्ट किया। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। मैक्स बॉर्न रूल, मैक्स बॉर्न रूल क्या है, द मैक्स बॉर्न रूल गिव्स द probabilistic interpretation of the wave function psi in quantum mechanics. It states that the probability density of finding a particle at a particular position x at a given time is proportional to the square of the absolute value of the wave function at that point. इन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल एक पर्टिकुलर उसकी प्रोबेबिलिटी शो की जाती है, एक उसकी प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकती। और यही चीज़ कौन कह रहे हैं, तो यहीं से हाइजेनबर्ग, इस लॉ को बेस बना करके हाइजेनबर्ग ने रूल दिया। यहाँ से मैथमेटिकली कहें तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, ये जो पी एक्स है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स के लिए होगा साई एक्स मॉड साई एक्स स्क्वायर। यहाँ साई एक्स क्या है, वेव फंक्शन है, क्या है ये, वेव फंक्शन है। यह साई एक्स द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन एक्स पर। वेव, तो वेव फंक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें, जो क्या शो करेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। एक पर्टिकुलर स्पेस पे ये प्रोबेबिलिटी बताएगा, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताएगा। द वेव फंक्शन साई इटसेल्फ इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर। साई एक्स को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन साई एक्स की प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है। मॉड साई स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ द इट्स मैग्नीट्यूड हैज ए फिजिकल मीनिंग रिप्रेजेंटिंग अ प्रोबेबिलिटी। किसी भी छोटे पार्टिकल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की किसी भी स्थान पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को मेजर करेगा। दिस इंटरप्रिटेशन इंट्रोड्यूस प्रोबेबिलिटी एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स लेवल पर हम जाएंगे तो कहीं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताएगी पार्टिकल की। जब क्वांटम लेवल में जाएंगे तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी बताएगा कि यहाँ पर यह पार्टिकल पॉसिबल हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, पोजीशन है और ये प्रोबेबिलिटी है, तो जहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर ये मैक्सिमम ये मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो हमारा पार्टिकल होगा इस पोजीशन पर, इस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मोस्ट होगी। सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स, मैक्स बॉर्न के रूल का क्या सिग्निफिकेंस है, द बॉर्न रूल इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल फंडामेंटल रीजंस। इंट्रोडक्शन ऑफ indeterminism. It marked a turning point in science where probability replaced absolute determinism at the
सब एटॉमिक लेवल। अभी क्या था कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, जब सब एटॉमिक हम लेवल पहुंचते हैं तो उनको एक एब्सोल्यूट उनकी पोजीशन बताई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैक्स बॉर्न ने कहा कि इसको एक पर्टिकुलर हम सही पोजीशन नहीं बता सकते, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ब्रिज टू ऑब्जर्वेशन, दूसरा इन्होंने क्या, ब्रिज टू ऑब्जर्वेशन, इट सर्व एज अ मेजरमेंट रूल दैट अलाउज साइंटिस्ट टू प्रेडिक्ट आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट फ्रॉम abstract quantum equation basis for other principle. The Heisenberg uncertainty principle is derived using the framework of the Born rule. Technological foundation. It underpins modern technologies such as MRI machine, semiconductor, lasers, and the development of the quantum computing. Thank you for watching complete video. Please like, subscribe, and share videos. Thank you.